बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू कैन हियर मी क्लियर। एम आई? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर। बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला जो फॉर्मूला है, मेन तो ग्राफ होते हैं इनकी। तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला इज दिस। राइट असद? हैव अ लुक एट दिस। और यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये सबसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। फोर्स ओवर क्यू, नीचे वाला क्यू स्मॉल क्यू होता है टेस्ट चार्ज। एक इसका फॉर्मूला होता है माइनस वी ओवर डी, माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक इसके डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये दो डेफिनेशन। और इसका एक फॉर्मूला क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। राइट? इसमें आई वुड रेकमेंड कि इसको हमेशा अलग लिख लिया करें। यहाँ पर हमने लिख तो लिया एक जगह पर, लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको अलग लिखा करें, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना आसान है एज अ होल। ठीक है बेटा? उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, Q1 Q2 कह सकते हैं, ओवर आर। बस फर्क है, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ आर आएगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जिनसे है वो एक आ जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, यानी सिमिलर इसके फॉर्मूले के। बस फर्क है कि यहाँ आर का स्क्वायर है और यहाँ आर का स्क्वायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूला। एक चीज हमने याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है ऑफ वी डी ग्राफ, वो ई के इक्वल होता है। राइट? और एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि एरिया अंडर ई डी या ई आर ग्राफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक, डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। राइट? क्लियर? जी सर। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा। जी, आई होप इट्स क्लियर सो फार। मैं ये यस सर। स्क्रीन को बंद करके दोबारा ओपन कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा इसका लोड इजी हो जाता है। तो यू विल सी, अब ये बड़ा इजीली मैनेज हो। ओके, पहला क्वेश्चन हम उल्टा शुरू कर रहे हैं लास्ट से। कह रहे एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय positive charge. The distance from the center of sphere is x. The electric potential at surface V is this। और ये उसने स्केच आ ग्राफ हमने करना है R वर्सेस दिस। देखो बेटा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर है। तो बेटा एक स्फीयर के लिए हमने याद रखना है, एक चार स्फीयर के लिए असद, ये हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है बाकी स्टूडेंट। एक चार स्फीयर में पॉजिटिव है तो सरफेस चार्ज सारा सरफेस पर होता है। राइट? अंदर से वो हॉलो होता है। तो हमें तीन बातें याद रखनी, अंदर चार्ज जीरो होता है, ई भी जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मींस अगर हम यहां से स्टार्ट करें सेंटर से, और वो डिस्टेंस एक्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्स, तो यहां जहां एक्स की वैल्यू जीरो है, यहां से सरफेस तक जब तक हम स्फीयर के अंदर है विद इन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल स्टे द कांस्टेंट। राइट? और वो सरफेस पे मैक्सिमम होता है वी नोट। ठीक है बेटा जी? तो इट मींस रेडियस तक इट विल स्टे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद v का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है।
एक चार्ज स्फीयर का कांस्टेंट है ओवर आर। तो अगर देखें बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के साथ रिलेशन बाकी सब कांस्टेंट है। और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब जब डिस्टेंस डबल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 0.5। और डिस्टेंस जब फोर्थ टाइम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास इन पॉइंट से भी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे भी शेप बन जाती है। लेकिन अगर आप अपना और कन्वीनियंट करना चाह रहे हो तो 1/3 पे पोटेंशियल विल बी 1/3। तो 1/3 यानी 3 टाइम्स आर पे V/3, 1/3 ऑफ V। तो बेटा 1/3 क्या होता है? 0.33, राइट। तो 0.3 क्या होगा? 0.25। तो ये हो जाएगा 3, ये 3, 0.325 और 0.3533 विल बी वेरी क्लोज टू दिस, थोड़ा सा ऊपर होगा। तो अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, दैट विल बी द ग्राफ, राइट। क्लियर? जी, चलें आगे। जी सर। ओके, फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्फीयर। बस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, उसके फॉर्मूला जो सा है वो उसमें आर की बजाय आर का स्क्वायर आ जाता है, यानी वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊपर लिखा था स्फीयर के इनसाइड, यानी जब तक हम रेडियस में होते हैं ई जीरो होता है। तो ई की पहली वाली तो पार्ट होगा वो ये जीरो लेवल पर होगा, सरफेस पे जाकर मैक्सिमम हो जाता है तो ये आ जाता है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि ये आप डॉटेड ज्वाइन कर दे या सॉलिड लाइन। मैं सॉलिड कर रहा हूँ, पढ़ाते वक्त कई दफा मैं इसको डॉटेड करता हूँ, चॉइस इज योर्स। फिर उसके बाद स्क्वायर है ये रिलेशन, याद रखना। यानी रिलेशन ये होगा कि जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा ना तो ई की वैल्यू स्क्वायर 1/4 हो जाएगी। 1/4 का मतलब 0.25, यहां पर वैल्यू ई की E/4 स्क्वायर टाइम इनवर्स है। 3R पे जाकर E/3 का स्क्वायर 9, यहां पर E/16 हो जाएगी। अच्छा, 1/4 को कहते हैं 0.25, राइट। अच्छा जी, E/9 क्या होगा? 1.1। बेटा ये 1 है, 1.1 इतना 0.11। ये मैथमेटिकली थोड़ा टीचर जल्दी कर लेते हैं, तो यू डोंट नीड टू पैनिक। अच्छा, अब 1/16 का मुझे नहीं आइडिया है। 1/16 क्या है? करें जरा, 1 को 16 पे डिवाइड करें। 0.06। तो इट विल बी वेरी क्लोज टू दिस, राइट। कुछ ऐसा है, मैंने ऐसे लिख बोला है, वो आप कैलकुलेटर से कर लें। तो ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स विल गिव यू द ग्राफ। क्लियर बेटा जी? डन? चले जी सर। आगे। यस सर। दिस क्वेश्चन इज डन। अब उससे आगे चलते हैं। हम उल्टा कह रहे हैं, इसके शुरू के क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा है। तो मैं वहां से शेयर करूंगा, वो आपके वो भी काम आ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस काइंड ऑफ ये बहुत से क्वेश्चन में आएगा जी। आ हीलियम न्यूक्लियस कंटेन्स 2 प्रोटॉन। तो हीलियम न्यूक्लियस ये है। अच्छा, 4 और 2, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, अब याद है किसी को, अच्छा स्पेशली आपको भी बेटा बताया था कि ऊपर वाला जो मैस नंबर होता है वो हम 4 नहीं लेंगे, उसको यू से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल गिव यू एम, और यू की वैल्यू हमें गिवन होती है। और नीचे वाला चार्ज नंबर होता है, क्यू बताएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लिखने, चॉइस इज योर्स। तो 2 टाइम्स ई, ई की वैल्यू एलिमेंट्री चार्ज हमें पता होती है। कहना इन अ मॉडल ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ईच प्रोटॉन इज कंसीडर्ड टू बी अ चार्ज पॉइंट मास। बेटा एक बात, ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने ग्रेविटेशनल में पढ़े तो वो सारे पॉइंट मैसेज के होते हैं, और जितने हमने फॉर्मूलाज आज लेसन के शुरू में किए सारे पॉइंट चार्जेस के लिए होते हैं। सेपरेशन बिटवीन टू मैसेज इज दिस, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स। तो फॉर द 2 प्रोटॉन इन द मॉडल कैलकुलेट दिस। 2 प्रोटॉन, अच्छा ये हीलियम के न्यूक्लियस ने उसे प्रोटॉन के ऊपर लगाया। तो प्रोटॉन का होता है 1
+1, यानी प्रोटॉन को हम लिखेंगे ऊपर वाला इन टर्म टाइम्स यू होता है, 1 टाइम्स यू, और +1 को ई से, नीचे वाले को ई से मल्टी प्लस ई, ये चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स क्यू इनटू, ये मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिख के करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 8.99 10⁻⁹ ये 1/4 पे एप्सिलॉन। चार्ज दोनों प्रोटॉन पे एक ही है और वो होता है प्लस ई, तो दोनों चार्ज मल्टीप्लाई होंगे यानी ई टाइम्स ई, तो वी कैन राइट ई स्क्वायर, और उनके दरमियान डिस्टेंस है 2 10⁻⁻15 और उसका स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने जल्दी में 15 18 लिखा गया, सॉरी फॉर दैट, -15 और उसका स्क्वायर। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी होती है? तो ई की वैल्यू मैं अब डायरेक्ट रख रहा हूँ स्टेप को मिस करने के लिए, कि मैं नेक्स्ट स्टेप में सारा दोबारा नहीं लिखना चाह रहा, तो 1.6 10⁻⁻19 उसका स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेटर से सोल्व करना, आंसर विल बी इन न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कि G इंटू m1 m2/r²। तो इसमें m मास होता है 1u और u स्क्वायर हो जाएगा ना। G की वैल्यू होती है 6.673 10⁻⁻11, m1 दोनों का मास एक ही है, u का स्क्वायर ही हो गया किस्म का, तो u की वैल्यू होती है, ये भी गिवन होती है डाटा में, लेकिन आपको अभी याद रखना, टॉपिकल में तो नहीं होता, 1.66 - 10⁻27 kg स्क्वायर, और डिस्टेंस विल you will take it as it is 2 10⁻⁻15 होल स्क्वायर। क्लियर बेटा जी? राइट। तो जी आगे सर। कैलकुलेटर यूज करना, use your answer, suggest why there must be some other force between the protons in the nucleus। कोई दूसरी फोर्स भी होनी चाहिए बिटवीन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दरमियान में। अब ये 3 मार्क्स का है, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन यार। उनके दरमियान कोई और फोर्स भी होनी चाहिए, तो कौन सी फोर्स होती है भाई? एक प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है और वो मास है, तो अट्रैक्शन है। इसका मतलब और कौन सी फोर्स होती है हमारे पास? अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हट जाएं, तो एटम में क्या था अदर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस? इसका एक लॉजिक ये हो सकता है कि फिर ये दोनों फोर्सेस में से एक ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको रिपेल कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रही है पार्टिकल्स को, और रिपल्शन की फोर्स की वैल्यू आप लुक एट दिस, ये पावर पॉजिटिव में है, ये लार्जर आएगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स इज लार्जर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा स्ट्रोंगर है तो वो तो इकट्ठे रह नहीं सकते। तो प्रोटॉन को एक ही न्यूक्लियस में एक जगह रहने के लिए देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स, ताकि वो इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि वो इसमें ऐड होकर, तो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। सो बेटा, देयर मस्ट बी सम अदर अट्रैक्टिव फोर्स so that the total attractive force is equal to the total repulsive force, और उससे क्या होगा कि प्रोटॉन जहां है वो वही बाउंड रहेंगे। राइट बेटा? अब दिस एडिशनल फोर्स मस्ट हैव अ शॉर्ट रेंज। उसकी रीजन एक तो ये है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। राइट? और इसका ये मतलब भी है कि वो साइज इतना छोटा क्यों हो कि दो प्रोटॉन जो एक न्यूक्लियस में उन पे एक्ट करे। अब हमारे पास तो एक फुल स्टॉप जो बुक के वर्ड है उसमें ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं,
ट्रिलियन ऑफ एटम होते हैं, तो अगर वो उसकी रेंज छोटी नहीं होगी तो एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन साथ वाले एटम के प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। इस तरह वो एक प्रोटॉन दूसरे एटम के प्रोटॉन को करेगा तो उसको न्यूक्लियस में रहने नहीं देगा, ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी, राइट। तो वाइट मस्ट हैव द शॉर्टर रेंज, एक तो बिकॉज द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, दिस फोर्स मस्ट बी विद इन न्यूक्लियस, और दूसरी रीजन कि प्रोटॉन ऑफ अदर न्यूक्लियाई, नेबरिंग न्यूक्लियाई, वो अनबैलेंस हो जाएंगे उनको अट्रैक्ट करने के, ठीक है। वो विल नॉट बी स्टेबल, विल बी अफेक्टेड अगर ये पोस्ट शॉर्ट रेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। वो अपने न्यूक्लियस में स्टे नहीं करेंगे, उन्हें कोई और बाहर से अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियस से, क्लियर होता है नहीं? तो दिस कुड बी द रीजन, याद रहेगी ये बात आपको, क्लियर बेटा जी। अब नाउ मूव जी टू सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, graph electric potential, work done in moving a unit charge from infinity, W, work done in moving a unit charge from infinity to a point inside gravitation, infinity लिखने की कोशिश की है मैंने, inside electric field, right। आगे, an isolated metal sphere है, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है कि ग्राफ गिवन है, why the radius of sphere cannot be greater than 1 centimeter, 1 सेंटीमीटर से बड़ा क्यों नहीं हो सकता बेटा। उसकी रीजन है कि 1 सेंटीमीटर तक इसकी वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। एक ये रीजन हो सकती है, solid metal sphere is positively charged, the variation potential with from the center sphere is given, और उसके बाद ये ग्राफ गिवन है, why the radius of sphere cannot be greater than 1 सेंटीमीटर। तो ये 2 है और 1 सेंटीमीटर ये मिडल में है, और मिडल में एक तो ये वैल्यू ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैक्सिमम है बेटा। हमेशा ना ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये हमेशा मैक्सिमम होते हैं एट सरफेस, ये याद रखना। तो एक तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है जो कि 1 सेंटीमीटर है, और यानी हम सेंटर से स्टार्ट करें 0 से 1 तो यहाँ तक उसका रेडियस बनता है, राइट बेटा जी। तो एक तो ये रीजन कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज एट 1 सेंटीमीटर विच इज एट द सरफेस। तो अगर हम सेंटर से किसी भी स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक जाते हैं तो डिस्टेंस वी कवर्ड जहां पर जाकर वो मैक्सिमम हो जाता है ई और ई की बी की वैल्यू, तो वो रेडियस है, वो 1 सेंटीमीटर है, क्लियर। और दूसरा, यहाँ ग्राफ में मुझे नहीं नजर आ रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं विजिबल है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम विद इन द ग्राफ होते हैं ना, सफियर होते हैं 4 सफियर, वी की वैल्यू कांस्टेंट है, मे बी ये यहाँ विजिबल नहीं है, तो ये लाइन एक थी, तो ये इज टेलिंग कि v इज कांस्टेंट विद इन व्हेन वी आर विद इन द सफियर, ठीक है। तो एक ये रीजन हो सकती है। फिर कह रहे दैट द चार्ज ऑन द स्फीयर बिहेव एज इफ द पॉइंट्स वर, इफ इट वर पॉइंट चार्जेस, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है बेटा, कोई भी चार्ज स्फीयर होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, लेकिन इस तरह से कि जितनी भी लाइंस है ना, अच्छा यही है कि नेगेटिव होता तो इनवर्ट एरो हो जाने थे, कि दे ऑल अपीयर टू ज्वाइन कम फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये रेडियल हैं,
स्पीड लाइंस आर रेडियल, और रेडियल का मतलब कमिंग फ्रॉम द सेंटर। तो हमें लगता है कि जैसे ऑल द लाइंस अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर तो एक पॉइंट होता है, और बेटा जैसे एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, उससे रेस बाहर की तरफ निकल रही है, तो यहाँ लगता है जैसे सेंटर से आ रही है। तो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स कि सारा चार्ज यहाँ है, ठीक है। और स्फीयर बिहेव्स लाइक उसका जो सेंटर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट, assuming that the charge on the sphere does behave as a point charge, बताया था फॉर्मूला है ही सारे। use the data to determine the charge on the sphere। बेटा हमारे पास ग्राफ है v का, तो फॉर्मूला है ये, ग्राफ में v गिवन है ओवर r, और ये जो r है अगर सरफेस पर हम q लेंगे तो वो रेडियस है, हम कोई भी पॉइंट ले लें, हमें v भी गिवन है, r भी, x डिस्टेंस r है। तो यहां पर अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इज 180 वोल्टेज में, v गिवन है, और वो रेडियस है इसका 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये गिवन है v 180 और वोल्टेज में है, इसकी वैल्यू 8.99 है। तो बेटा आप r की जगह वैल्यू रखेंगे 1 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यू कैन फाइंड q। राइट? क्लियर? चार्ज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Define electric potential. Work done in moving a unit charge from infinity to a point. आगे ऐड भी कर सकते हैं inside electric field. An isolated metal sphere. Sphere is given. So beta, an isolated metal sphere is charged to a potential. अरहम अभी कुछ मिनट ठहरिएगा, मैं अभी A2 को क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस। Yes, sir. Is charge on the sphere is q. The charge on the sphere may be considered to act as a point charge at the center of the sphere. The variation v given है, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा हटके, ये q यहाँ और v यहाँ पर है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस। तो कह रहे टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बेटा रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू वहां तक होती है जहां तक वो कांस्टेंट होता है। सो यहाँ तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं गिवन है, वी क्यू। तो अब हमारे पास कोई फॉर्मूला है, मैं वर्किंग यही कर रहा हूँ शो करने के लिए। बेटा v का फॉर्मूला जो सा है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, q ओवर r। तो हमें ग्राफ q, इसलिए q को स्मॉल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। और v है, हम q और v को एक साइड पे ले आते, v इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, q स्मॉल को लिखा स्मॉल ही लिख लेते हैं, ओवर v, रेडियस इधर आ जाएगा। तो बेटा ये जो दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं वो ग्राफ में कहां से आ जाती है? उनके ग्रेडियंट से। तो बेटा आप ग्रेडियंट ले लो, उससे इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आर रेडियस। अच्छा रेडियस को आप स्मॉल आर या कैपिटल आर लिखो, चॉइस इज योर। अच्छा जी, अब कोई एक वैल्यू ले ले जहां पर वो वैल्यू जैसे 10 पे देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो कोई ऐसा लें जहां पर एग्जैक्ट पॉइंट पे ये है। फॉर मी दिस लुक्स बेटर। इसमें v की वैल्यू 15 है और q की वैल्यू जो सी है वो 2.8 है। सो हम q की वैल्यू ले लेते हैं 2.8। अच्छा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.99 10⁻⁹ है। कैलकुलेटर प्लीज रेडी रख लीजिएगा। q की वैल्यू इज 2.8, लेकिन भूलना नहीं है, देखिए इसकी यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻⁻8 में है, तो वो लिखना है इसके साथ कूलम में। और v की वैल्यू 15 किलो में है, तो किलो का मतलब 10⁻3। तो बेटा अब आपके पास ये वोल्टेज में आ गया। अब आप इसे सोल्व करोगे तो रेडियस आ जाएगा। दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन,
as compared to others, right? Clear? अच्छा जी, next. Keh raha the energy required to increase the potential from this to this. अच्छा बेटा जी, एनर्जी हमने पोटेंशियल में चेंज करनी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्यू डिवाइड हो रहा है, इधर आपका मल्टीप्लाई, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो वो ग्राफ में कहां से आती है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो बेटा आपने 0 से 24 तक जो एरिया अंडर द ग्राफ वो कैलकुलेट कर लें। तो 24 कहाँ है? 24 इज समवेयर हियर, और हाइट भी इसकी जो मिडिल में आ रही है ये, यानी ये 4.5 आ रही है, ठीक है। तो आपने एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, तो एरिया अंडर द ग्राफ ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपने 1/2, हाइट 24 है, सॉरी बेस उसकी किलो में है, और उसकी जो हाइट है वो 4.5 है, और वो 10⁻⁻8 में है। तो बेटा दिस विल गिव यू द आंसर इन जॉल्स। क्लियर? तो आई होप ये जो हमने 4 या 5 क्वेश्चन किए, दे वर ऑफ सम हेल्प, इफ नॉट परफेक्ट। तो एनी क्वेश्चन?